नमस्कार। विकास एवं सामाजिक उन्नति, प्रगति, डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस। विकास क्या है? विकास एक निरंतर परिवर्तनशील, गतिशील एवं बहुआयामी अवधारणा है। समाज के सभ्यता के विकास के साथ-साथ इसके अर्थ स्वरूप व आयाम में भी परिवर्तन होता रहा है। विकास की कोई एक निश्चित एवं सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। उदाहरण स्वरूप अर्थशास्त्री इसे प्रति व्यक्ति आय एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि या मात्रात्मक उत्थान, ग्रोथ समृद्धि के रूप में स्वीकार करते हैं। समाजशास्त्री इसका प्रयोग सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में करते हैं। राजनीतिक विचारक इसे जनतंत्रीकरण, उत्तरदायी सरकार आदि के रूप में स्वीकार करते हैं। लोक प्रशासक इसे अधिकारी तंत्र एवं प्रशासनिक कुशलता आदि के रूप में स्वीकार करते हैं। वस्तुतः विकास की अवधारणा में ये सभी पक्ष सम्मिलित हैं। गांधी विकास का आशय नैतिक विकास से लेते हैं। वास्तव में वर्तमान में अमर्त्य सेन जैसे अर्थशास्त्री विकास को मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके अनुसार सच्चे अर्थों में विकास का आशय मानवीय क्षमताओं को विकसित करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचा एवं स्वतंत्रता की स्थितियों का निर्माण एवं विकास करना है। वस्तुतः विकास की इस अवधारणा में उपरोक्त सभी पक्ष सम्मिलित हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार विकास उच्चतर, पूर्णतर एवं प्रौढ़ स्थिति की ओर बढ़ना है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि विकास वह स्थिति है जिसमें हम परंपरागत स्थिति से निकलकर आधुनिक स्थिति पर आते हैं। विकास की इस अवधारणा में समृद्धि एवं आधुनिकीकरण दोनों के तत्व सम्मिलित होते हैं। विकास में एक निश्चित दिशा होती है। समृद्धि में जहाँ मात्रात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है, वहीं विकास में मात्रात्मक के साथ गुणात्मक उत्थान पर भी बल होता है। पुनः विकास उद्विकास इवोल्यूशन से भी भिन्न है। उद्विकास एक रेखीय, यांत्रिक एवं सरल से जटिल की ओर होता है। यह प्राकृतिक नियम के अनुसार होता है। दूसरी ओर विकास में प्राकृतिक नियम के साथ-साथ मानव विवेक, नियोजन व प्रयोजन तथा प्रयत्न के तत्व का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम अपने प्रयत्नों से विकास को तीव्रता प्रदान कर सकते हैं। हम यहाँ विकास को दार्शनिक संदर्भ में वर्णित विकास इवोल्यूशन से जोड़कर देख सकते हैं। इसे हम अरस्तू के संदर्भ में इस रूप में वर्णित कर सकते हैं कि संभावनाओं का वास्तविकता में रूपांतरण होना ही विकास है। पाश्चात्य बुद्धिवादी दार्शनिक लाइबनिज के अनुसार कम चैतन्यपूर्ण स्थिति को अधिक चैतन्यपूर्ण स्थिति की ओर बढ़ना ही विकास है। शंकर के अद्वैत वेदांत के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि व्यवहार से परमार्थ की ओर बढ़ने का प्रयास ही विकास है। विकास के घटक। विकास बहुमुखी होता है। इसका उद्देश्य समाज का लोक कल्याण करना और नागरिकों को अच्छा जीवन प्रदान करना है। विकास की संकल्पना में निम्नलिखित घटक सम्मिलित होने चाहिए। नंबर 1 आत्मनिर्भरता। नंबर 2 लोगों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य, सफाई, पोषाहार, शिक्षा, आयु संभाव्यता आदि में सुधार। नंबर 3 सामूहिक सुरक्षा, स्वाधीनता एवं यक्षी एकता। नंबर 4 विकास कार्यों में जन सहभागिता तथा इसको उनको लाभ। नंबर 5 सामाजिक आर्थिक विषमताओं में कमी। नंबर 6 प्राकृतिक संतुलन। नंबर 7 स्वतंत्रता, समानता, न्याय रूपी आदर्शों की ओर प्रस्थान। नंबर 8 सरकार की स्थिरता। नंबर 8 संस्कार की स्थिरता। नंबर 9 कुशल प्रशासन आदि। विकास बनाम आधुनिकीकरण। विकास का एक संदर्भ आधुनिकीकरण भी है। कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो विकास व आधुनिकीकरण में समान रूप से पाई जाती हैं। ये हैं नंबर 1 विकास व आधुनिकीकरण दोनों की प्रक्रिया जटिल व बहुआयामी है। नंबर 2 दोनों ही अवधारणाएं व्यवस्थित हैं। एक पक्ष में परिवर्तन होने पर दूसरे पक्ष में भी परिवर्तन होने लगता है। नंबर 3 ये दोनों दीर्घकालिक प्रक्रियाएं हैं। नंबर 4 ये दोनों अवधारणाएं कई चरणों में निबद्ध होती हैं। नंबर 5 विकास व आधुनिकीकरण दोनों ही अपरिहार्य व वांछित है। हम विभिन्न उदाहरणों से भी इसकी समरूपता एवं घनिष्ठ संबंध को देख सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में विकास औद्योगिकीकरण व शहरीकरण के रूप में है। सामाजिक क्षेत्र में विकास वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं धर्मनिरपेक्षता को इंगित करता है। राजनीतिक क्षेत्र में स्थायित्व एवं उत्तरदायित्व की बात करता है। वस्तुतः ये सभी पक्ष आधुनिकता के भी लक्षण हैं। विकास के आयाम या क्षेत्र। विकास एक जटिल संकल्पना है जिसका विस्तार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि सभी क्षेत्रों से है। हम इसे विभिन्न तथ्य बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। राजनीतिक विकास। नंबर 1 उत्तरदायी सरकार। नंबर 2 लोकतंत्र की स्थापना। नंबर 3 धर्मनिरपेक्ष सरकार। नंबर 4 राजनीतिक व्यवस्था में स्वयं की मौलिक समस्याओं से निपटने की क्षमता। नंबर 5 चुनावों की सम्यक व्यवस्था आदि। आर्थिक विकास। नंबर 1 रहन-सहन के स्तर में सुधार। नंबर 2 आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। नंबर 3 प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। नंबर 4 राष्ट्रीय आय में वृद्धि। नंबर 5 प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग। सामाजिक विकास। नंबर 1 लिंग असमानता की प्राप्ति का प्रयास। नंबर 2 लोगों के सामाजिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए असुविधाओं को कम करना। नंबर 3 वस्त्र, भोजन, आवास, चिकित्सा सुविधा एवं सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति। नंबर 4 बालकों का संरक्षण। धार्मिक विकास। नंबर 1 धार्मिक सद्भाव में वृद्धि। नंबर 2 सांप्रदायिकता का निराकरण। नंबर 3 धार्मिक सहिष्णुता। नंबर 4 स्वतंत्र रूप से किसी व्यक्ति को किसी धर्म के पालन की छूट।
विकास एक जटिल एवं बहुआयामी अवधारणा है। उसकी प्राप्ति का कोई एक निश्चित पथ निर्धारित नहीं है। प्रत्येक देश का विकास उसके सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों व भौगोलिक दशाओं के आधार पर होता है। हम विकास संबंधी विभिन्न पथों या परिप्रेक्ष्यों को 5 भागों में बाँट सकते हैं। नंबर 1, पूंजीवादी दृष्टिकोण। उदारवादी विचारधारा पर आधारित पूंजीवादी पथ विकास हेतु स्वतंत्रता के मूल्य पर विशेष बल देता है। यह मत विकास हेतु व्यक्तिगत संपत्ति का संग्रह, अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत स्वामित्व, निर्बाध प्रतियोगिता व आर्थिक स्वतंत्रता को प्रश्रय देता है। लाभ: इससे उत्पादन में बृहत पैमाने पर वृद्धि होती है। यह अवधारणा स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र का समर्थन करती है तथा प्रतियोगिता को बढ़ाकर उपभोक्ता के हित को सुरक्षित रखती है। हानि: परंतु इस अवधारणा से धन का संकेंद्रण कुछ हाथों में हो जाता है। श्रमिकों का शोषण व उत्पीड़न बढ़ता है। सामाजिक आर्थिक विषमता में वृद्धि होती है। साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का रास्ता खुलने लगता है। नंबर 2, समाजवादी दृष्टिकोण। समाजवादी विकास पथ पथ समानता स्वरूपी मूल्य पर बल देकर व्यक्तिगत उत्थान की बजाय सामाजिक उत्थान को महत्व देता है। यह व्यक्तिगत पूंजी को सार्वजनिक पूंजी में बदलकर प्रतियोगिता की मात्रा घटाकर उत्पादन के साधनों व वितरण पर सार्वजनिक नियंत्रण को स्थापित कर सार्वजनिक सामाजिक कल्याण की बात करता है। नंबर 3, लाभ। नंबर 2, समाजवादी दृष्टिकोण, इससे लाभ। लाभ: समाज के प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, वैयक्तिक संपत्तियों के दोषों का निराकरण, सामाजिक आर्थिक विषमता का निराकरण। कमी: व्यक्तिगत उत्साह नष्ट होता है। नंबर समाजवादी प्रणाली में मानव को एक आर्थिक मानव के रूप में देखा जाता है। उसके अस्तित्व के आत्मिक पक्ष की उपेक्षा की जाती है। नंबर 3, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह पथ पूंजीवाद व समाजवाद का मिश्रित रूप है। भारत जैसे अनेक विकासशील देशों ने उपनिवेशवादी शासन से मुक्ति के पश्चात विकास हेतु मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इस व्यवस्था के प्रारंभ में भारत में सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों को एक दूसरे से अलग रखा गया। बाद में अनेक क्षेत्रों को मिश्रित क्षेत्र के रूप में मान्यता मिली। इसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों काम कर सकते थे। कालांतर में विकास की गति को और बढ़ाने के लिए संयुक्त उद्यम लगाने की बात हुई। 1991 के बाद से निजी क्षेत्रों पर लगे अनेक प्रतिबंध, नियंत्रणों एवं नियमों को सरल किया गया और अनेक क्षेत्रों को स्वतंत्र रूप से बाजार तंत्र, मांग व पूर्ति के सहारे कार्य करने की छूट दी गई। इन परिस्थितियों में भी सरकार प्रहरी की भूमिका में जागरूक रहती है ताकि विकास के प्रमुख उद्देश्य अर्थात सार्वजनिक कल्याण पर आघात न हो। लाभ: नंबर 1, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। नंबर 2, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। नंबर 3, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। नंबर 4, अनेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता आदि। हानि: नंबर 1, निजी क्षेत्रों में नियंत्रण की समुचित व्यवस्था नहीं। नंबर 2, सार्वजनिक क्षेत्र के योग्य व्यक्तियों का निजी क्षेत्रों में पलायन। नंबर 3, भ्रष्टाचार में वृद्धि। नंबर 4, सार्वजनिक क्षेत्रों में के कार्यों में उदासीनता आदि। नंबर 4, गांधीवादी पथ। विकास का गांधीवादी दृष्टिकोण विकास का गांधीवादी दृष्टिकोण भौतिक समृद्धि के साथ-साथ आध्यात्मिक उत्थान की बात करता है। इनके अनुसार भौतिक इच्छाओं को बढ़ाना तथा उसकी पूर्ति के लिए उपाय करना विकास का लक्षण नहीं है। यहाँ इच्छाओं को कम करने की बात की गई है। गांधी जी के अनुसार विकास के क्रम में बाह्य शासन एवं बाह्य नियंत्रण को हटाकर आत्मा का शासन एवं स्वराज्य की स्थापना का प्रयास किया जाना चाहिए। गांधी जी इस संदर्भ में सत्य और अहिंसा पर आधारित विकास के समर्थक हैं। गांधी जी सामाजिक आर्थिक विकास एवं न्याय की स्थापना हेतु उत्पादन के स्तर पर पूंजीवादी व वितरण के स्तर पर समाजवादी लक्ष्यों को शांतिपूर्ण एवं सहयोगपूर्ण तरीके से स्थापित करना चाहते हैं। लाभ: नंबर 1, जीवन के सर्वांगीण विकास, भौतिक प्लस आध्यात्मिक की भावना निहित। नंबर 2, समाज में समरसता की स्थापना। नंबर 3, इच्छाओं पर नियंत्रण की बात की गई है जो पर्यावरण के अनुकूल है। आलोचना: आदर्शवादी पक्ष की प्रधानता है, व्यवहार के स्तर में इसका पालन करना कठिन है। इस प्रकार के विकास हेतु समाज में गांधी जैसे व्यक्तियों की ही आवश्यकता होगी जिसका समाज में प्रायः अभाव रहा है। नंबर 5, पर्यावरणीय दृष्टिकोण। पर्यावरणीय संदर्भ में विकास का संदर्भ मुख्यतः सतत विकास से है। जहाँ सतत विकास का तात्पर्य है कि विकास वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति तो करे, परंतु इससे भावी पीढ़ी की अपनी ज़रूरतें पूरी करने एवं समस्या निदान की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। स्पष्टतः इस अवधारणा में वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के हितों में संतुलन एवं दोनों पीढ़ियों की सुरक्षा की बात निहित है। वस्तुतः सतत विकास की अवधारणा वर्तमान पीढ़ी के नैतिक उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यबोध तथा भावी पीढ़ी के अधिकारों की सुरक्षा की भावना पर निर्भर है। इसमें मानवीय जीवन की गुणवत्ता में इस प्रकार से सुधार लाने की बात की जाती है जिससे कि प्रकृति में क्षमता व स्वरूप पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। इस अवधारणा में प्रकृति विजेता नहीं अपितु प्रकृति प्रेम व प्रकृति सहयोग की भावना निहित है। वस्तुतः इस अवधारणा विकास के साथ-साथ प्रकृति एवं भावी पीढ़ी का भी पोषण करना चाहती है। ये संरक्षित विकास के पथ में है। इस अवधारणा में 2 बातें निहित हैं। नंबर 1, ये हमारी अपराध भावना को स्पर्श करती है और हमने प्रकृति का क्या हाल कर दिया है। इसमें एक प्रकार का कर्तव्य बोध का भाव विद्यमान है।
नंबर 2 ये मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है कि वह अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता है, उन्हें समुचित संरक्षण प्रदान करना चाहता है, अतः पर्यावरण संरक्षण चाहता है। इस अवधारणा में वह प्रकृति के स्वामी के रूप में नहीं अपितु सहयोगी की भूमिका में होता है। सतत विकास की अवधारणा के क्रम में उपलब्ध संसाधनों के समुचित दीर्घकालिक दोहन एवं उसके व्यवस्थित आवंटन का अभाव निहित है। सतत विकास का एक महत्वपूर्ण नारा है विश्व स्तर पर विचार व स्थानीय स्तर पर कार्य। थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। वस्तुतः विकास का वही पथ परिप्रेक्ष्य मॉडल सही हो सकता है जिससे नंबर 1 जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, नंबर 2 बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, नंबर 3 विकास कार्य में जन सहभागिता बढ़े, नंबर 4 आत्मनिर्भरता की स्थिति आए, नंबर 5 पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े, नंबर 6 व्यक्तित्व के पूर्ण विकास भौतिक प्लस आध्यात्मिक की बात सन्निहित हो। प्रख्यात अर्थशास्त्री एम एस सेठ ने भी इसके समरूप विचार व्यक्त किए हैं। विकास होने में समस्याएं, नंबर 1 उन्नत प्रौद्योगिकी की कमी, नंबर 2 आर्थिक संसाधनों की कमी, नंबर 3 राजनीतिक स्थिरता व शांति की कमी, नंबर 4 जन सहभागिता का अभाव, नंबर 5 व्यवस्थित व कुशल प्रशासन का अभाव, नंबर 6 उचित शिक्षा का अभाव और नंबर 7 रूढ़वादी परंपरागत समाज, नंबर 8 पिछड़े हुए मानवीय संसाधन, नंबर 9 जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, नंबर 10 वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव। विकास से समस्याएं, यदि विकास मानवीय मूल्यों पर आधारित नहीं हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव हो तो वैसी परिस्थिति में विकास के दुष्परिणाम भी उभर सकते हैं। वर्तमान में विभिन्न विकसित व विकासशील देशों में विकास के दुष्परिणाम उभर कर सामने आ रहे हैं। ये हैं नंबर 1 पर्यावरणीय असंतुलन, नंबर 2 धनी व निर्धन के मध्य अंतराल में वृद्धि, नंबर 3 सामाजिक व नैतिक मूल्य का ह्रास, नंबर 4 उच्च तकनीक से युक्त अपराध, साइबर अपराध आदि। प्रगति प्रोग्रेस, प्रगति का आशय है प्रकृष्ट गति अर्थात उत्तम गति। यह वांछनीय परिवर्तन को इंगित करता है। इससे अभीष्ट मूल्यों की प्राप्ति होती है। प्रगति का इंद्रिय रूपांतरण प्रोग्रेस है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आगे बढ़ना। इस प्रकार प्रगति का आशय वांछित लक्ष्य की ओर बढ़ना है। वस्तुतः प्रगति को हम सम्यक दिशा में यथोचित परिवर्तन कह सकते हैं। इसमें आदर्श रूप में स्थापित गंतव्य की ओर निरंतर उत्तरोत्तर योजनाबद्ध रूप से विकास की बात निहित होती है। प्रगति की अवधारणा में खुशहाली एवं समृद्धि का भाव निहित होता है। प्रगति बनाम विकास, प्रगति की अवधारणा न तो विकास के पूर्णतः समान है और न ही पूर्णतः विरोधी। जब विकास के साथ श्रेष्ठ एवं निकृष्ट का मूल्य जोड़ देते हैं तो फिर प्रगति की अवधारणा उभरती है। हम प्रगति एवं विकास के अंतर को निम्न रूप में देख सकते हैं। प्रगति प्रोग्रेस, विकास डेवलपमेंट। प्रगति आदर्श का सूचक है और विकास वास्तविकता का दर्शन है। प्रगति एक नैतिक प्रत्यय है, यह एक विकास एक वैज्ञानिक प्रत्यय है। इसमें प्रगति में बाह्य पक्ष के साथ साथ आंतरिक एवं नैतिक मूल्य सन्निहित होते हैं। विकास में बाह्य एवं भौतिक पक्ष प्रदान होता है। प्रगति में मूल्यात्मक बातें होती हैं, विकास में तथ्यात्मक बातें ज़्यादा होती हैं। प्रगति की अवधारणा उद्विकास इवोल्यूशन से भी भिन्न है। प्रगति सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों पर आधारित है। वैज्ञानिक उद्विकास साइंटिफिक इवोल्यूशन सामान्यतः प्राकृतिक नियमों या प्राणी शास्त्रीय नियमों पर आधारित है। प्रगति की अवधारणा परिवर्तनशील है, यह प्रत्येक युग में अलग-अलग दिखाई देती है। उद्विकास की प्रक्रिया निश्चित है, यह सरल से जटिल की ओर होती है। प्रगति हेतु समाज के सदस्यों को सचेतन रूप से प्रयास करना पड़ता है। वैज्ञानिक उद्विकास यह प्रक्रिया स्वयं अपने आप में चलती है। प्रगति अच्छाई के लिए परिवर्तन है। वैज्ञानिक उद्विकास यह केवल एक निश्चित दिशा में परिवर्तन है। प्रगति यह इच्छित एवं स्थापित उद्देश्य के अनुरूप होती है। वैज्ञानिक उद्विकास इसमें प्राणी की इच्छा एवं अनिच्छा का कोई स्थान नहीं होता है। प्रगति की अवधारणा समृद्धि से भी भिन्न है। समृद्धि में मात्रात्मक उत्थान पर बल रहता है, इसमें परिवर्तन के संख्यात्मक पहलू पर ध्यान दिया जाता है, जबकि प्रगति एवं मूल्यात्मक अवधारणा है जिसमें मात्रात्मक उत्थान के साथ साथ गुणात्मक उत्थान की भावना भी निहित होती है। सामाजिक प्रगति सोशल प्रोग्रेस, प्रगति जीवन के प्रत्येक पक्ष से संबंधित है। इन विभिन्न पक्षों में सामाजिक प्रगति का विशेष स्थान है। स्वतंत्रता, समानता व न्याय सामाजिक व राजनीतिक दर्शन के आदर्श हैं। इन आदर्शों की प्राप्ति की ओर होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक प्रगति का सूचक है। यदि कोई समाज इन आदर्शों की ओर निरंतर बढ़ रहा है तो उसे प्रगतिशील समाज कहा जा सकता है। सामाजिक प्रगति उसे समाज में खुशहाली लाती है। सामाजिक प्रगति की भावना में सामाजिक ढांचे में भी परिवर्तन की बात सन्निहित होती है, परंतु ये परिवर्तन मूल्यपूर्ण एवं सुखकारी परिवर्तन होता है। विशेषताएं, सामाजिक प्रगति की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1 परिवर्तन की दिशा, सामाजिक प्रगति में परिवर्तन की एक निश्चित इच्छित दिशा होती है।
दूसरे शब्दों में सामाजिक प्रगति एक उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन है। नंबर 2 सचेत प्रयत्न। सामाजिक प्रगति अपने आप में नहीं होती है। जब समाज के सदस्य समाज द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों व आदर्शों की प्राप्ति हेतु जागृत रूप से प्रयत्न करते हैं, तभी सामाजिक प्रगति संभव होती है। जैसे भारत में प्रगति हेतु पंचवर्षीय कार्यक्रमों की रूपरेखा। नंबर 3 सामूहिक उन्नति। सामाजिक प्रगति में सबकी प्रगति का भाव निहित है। यहाँ समाज के अधिकतर लोगों को लाभ मिलता है। नंबर 4 इच्छित लक्ष्य। प्रत्येक सामाजिक प्रगति का एक स्वीकृत या इच्छित लक्ष्य होता है। यह लक्ष्य समाज के सदस्यों द्वारा अपने सामाजिक मूल्यों, परंपराओं व विवेक के आधार पर निश्चित किया जाता है। उदाहरण स्वरूप भारतीय संदर्भ में सामाजिक प्रगति आध्यात्मिक प्रगति के साथ संयुक्त है। वहीं अमेरिका आदि देशों में सामाजिक प्रगति का आशय भौतिक प्रगति है, क्योंकि उस समाज के मूल्य भी उसी के अनुरूप हैं। नंबर 5 हानि कम लाभ अधिक। चूँकि सामाजिक प्रगति एक मूल्यपूर्ण अवधारणा है। हानि कम लाभ अधिक। चूँकि सामाजिक प्रगति एक मूल्यपूर्ण अवधारणा है, अतः इससे समाज के सदस्यों को हानि कम और लाभ अधिक होता है। नंबर 6 परिवर्तनशील अवधारणा। सामाजिक प्रगति कोई एक स्थिर अवधारणा नहीं है, समयानुसार इसमें परिवर्तन होता रहा है। उदाहरण स्वरूप 18वीं शताब्दी में प्रबोधन के समय सामाजिक प्रगति का आशय परंपरा से मुक्ति और निरंकुश सत्ता के प्रति विद्रोह का परिचायक था। 19वीं शताब्दी में सामाजिक प्रगति का आशय समाज में समृद्धि, प्राकृतिक संपदा का अधिकाधिक दोहन एवं अधिकाधिक उपभोग करना था। 20वीं व 21वीं शताब्दी में सामाजिक प्रगति सतत विकास, गुणवत्तापूर्ण, मूल्यपूर्ण एवं अर्थपूर्ण जीवन का पर्याय बना है। वर्तमान में भी सामाजिक प्रगति का यही स्वीकार्य है। नंबर 7 समग्र उत्थान पर बल। सामाजिक प्रगति की अवधारणा में सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों के मात्रात्मक उत्थान के साथ-साथ गुणात्मक उत्थान की भावना भी निहित है। सामाजिक प्रगति हेतु अपेक्षित दशाएँ। सामाजिक प्रगति की ओर सरलता से उन्मुख होने के लिए कुछ परिस्थितियों व दशाओं का होना लाभदायक माना जाता है। नंबर 1 शिक्षा का उच्च स्तर। यह सामाजिक प्रगति के लिए प्रथम आवश्यक दशा है। इसमें व्यक्ति और समाज को समुचित दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। नंबर 2 तकनीक की उपलब्धता। तकनीक की उपलब्धता सामाजिक प्रगति की गति को तीव्र बना देती है। टेलीविज़न, कंप्यूटर, समाचार पत्र इत्यादि की सहायता से हमारे ज्ञान भंडार में वृद्धि होती है। हम अपने आसपास की परिस्थितियों के प्रति जागरूक होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप भावी समस्याओं के निदान हेतु हम सतर्क हो जाते हैं। नंबर 3 सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक प्रगति हेतु सामाजिक सुरक्षा का होना आवश्यक है। समाज के सदस्यों में ऊंच-नीच का भेद, लिंग भेद इत्यादि का उन्मूलन होना आवश्यक है। पुनः समाज के सभी सदस्यों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का भी होना आवश्यक है, क्योंकि बिना इसके सामाजिक प्रगति नहीं हो सकती है। नंबर 4 योग्य एवं प्रगतिशील नेता। समाज की प्रगति हेतु योग्य एवं प्रगतिशील नेताओं का होना भी आवश्यक है, ताकि दूरदर्शितापूर्ण जनहितकारी कार्यों का संपादन हो सके। नंबर 5 अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का भी होना आवश्यक है। और सामाजिक प्रगति के मानदंड। सामाजिक प्रगति के मानदंड के विषय में कोई एक राय नहीं है। वस्तुतः सामाजिक प्रगति के मानदंड का कोई सर्वमान्य या निश्चित वस्तुनिष्ठ मानदंड नहीं हो सकता है। सामाजिक प्रवृत्ति मूल्यों पर आधारित है और इन मूल्यों के संबंध में विभिन्न देशों और समाजों में मतैक्य का अभाव रहा है। फिर भी हम सामाजिक प्रगति के कुछ मानकों को चिन्हित कर सकते हैं। नंबर 1 वैज्ञानिक दृष्टिकोण। नंबर 2 जीवन की गुणवत्ता में सुधार। नंबर 3 शिक्षा, स्वास्थ्य व आवास की सुविधा। नंबर 4 मनोरंजन के उचित साधन एवं कलात्मक गतिविधियों का विकास। नंबर 5 जनता की सुरक्षा व कल्याण की सार्वजनिक व्यवस्था। नंबर 6 प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित दोहन व जनहित में प्रयोग। नंबर 7 भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्यों का अनुपालन। क्या भारतीय समाज ने प्रगति की है? भारतीय समाज ने प्रगति की है या नहीं, यह प्रगति के अर्थ व स्वरूप पर निर्भर करता है। यदि प्रगति का आशय भौतिक उपलब्धियों अर्थात संचार सुविधा, यातायात, उत्पादन आदि से लें, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय समाज ने प्रगति की है। परंतु यदि प्रगति की माप सामाजिक नैतिकता हो, तो फिर निष्कर्ष बदलने लगता है। वर्तमान समय में समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अश्लीलता, बच्चों, बूढ़ों व महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा, पारिवारिक मूल्यों का विघटन, छोटी-छोटी बातों पर वाद-विवाद, तनाव, हिंसा इत्यादि ये इंगित करता है कि भारतीय समाज में नैतिकता का ह्रास हुआ है, अर्थात सर्वांगीण प्रगति का अभाव बना हुआ है। सामाजिक प्रगति बनाम सामाजिक परिवर्तन। वस्तुतः सामाजिक प्रगति भी एक प्रकार का सामाजिक परिवर्तन है, परंतु प्रत्येक सामाजिक परिवर्तन को प्रगति की संज्ञा नहीं दी जा सकती। प्रगति सामाजिक परिवर्तन से निम्न रूप में भिन्न है। सामाजिक प्रगति सोशल प्रोग्रेस। सामाजिक प्रगति के कुछ निश्चित मूल्य, लक्ष्य व आदर्श होते हैं। नंबर 2 सामाजिक प्रगति सायास चेतन प्रयास पर निर्भर होती है। सामाजिक प्रगति ये अच्छाई के लिए परिवर्तन है। सामाजिक प्रगति इसका संप्रत्यय देश और काल से प्रभावित होता है। सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन दिशा विहीन, लक्ष्य विहीन भी हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होता रहता है।
सामाजिक परिवर्तन का अच्छा होना आवश्यक नहीं है। यह विविध रूपों में प्रत्येक देश और काल में होते रहे और होते रहेंगे और रहेंगे, होते रहे और होते रहेंगे। सामाजिक प्रगति संबंधी कुछ प्रमुख विचार। अगस्त कांटे, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ने अपनी प्रसिद्ध कृति द पैसिव फिलॉसफी में यह माना कि सामाजिक प्रगति सामाजिक व्यवस्था में सुधार पर निर्भर है। उन्होंने समाज की प्रगति के 3 स्तरों का उल्लेख किया है। नंबर 1 धार्मिक व्यवस्था थियोलॉजिकल स्टेज, नंबर 2 तात्विक अवस्था मेटाफिजिकल स्टेज, नंबर 3 वैज्ञानिक अवस्था साइंटिफिक एंड पॉजिटिव स्टेज। प्रगति की प्रथम अवस्था में सभी प्रगति की प्रथम अवस्था में सभी घटनाओं की व्याख्या अलौकिक शक्तियों के आधार पर की जाती है। यह ज्ञान की आरंभिक अवस्था है। दूसरी अवस्था में व्यक्ति वस्तुओं व घटनाओं की व्याख्या अमूर्त तत्वों और अनुमान के आधार पर करता है। तीसरी परिष्कृत अवस्था में घटनाओं की व्याख्या कारण कार्य सिद्धांत के आधार पर होती है। इसमें निरीक्षण व परीक्षण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। काम्टे के अनुसार इस अवस्था का संबंध केवल तथ्य से न होकर मूल्यों से भी है। इसलिए काम्टे ने सामाजिक प्रगति हेतु भौतिक प्रगति मटेरियल प्रोग्रेस तथा नैतिक प्रगति मोरल प्रोग्रेस दोनों को आवश्यक माना है। मार्क्स के अनुसार द्वंद्वात्मक गति से साम्यवादी समाज के निर्माण की ओर बढ़ना ही प्रगति का लक्षण है। इनके अनुसार प्रत्येक समाज आदिम अवस्था से दासत्व समाज में आदिम अवस्था से दासत्व समाज में, दासत्व से सामंती समाज में, सामंती समाज से पूंजीवादी समाज में परिवर्तित होता है। तत्पश्चात सर्वहारा वर्ग की हिंसक क्रांति से समाजवादी अवस्था आती है या फिर साम्यवादी समाज की संरचना रूपी प्रगति का चरम रूप अभिव्यक्त होने लगता है। एम एन रॉय के अनुसार स्वतंत्रता मनुष्य का सर्वोच्च मूल्य है, अतः वह समाज ज्यादा प्रगतिशील है जिसमें व्यक्ति अपनी रचनात्मक क्षमताओं का विकास करने हेतु स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता के साथ साथ राय, ज्ञान और सत्य को भी मूल्य के रूप में स्वीकार करते हैं। अतः किसी समाज की प्रगति के निर्धारण हेतु यह जानना आवश्यक होगा कि उस समाज का जीवन कितना सत्य व वैज्ञानिक अनुसंधानों पर निर्भर है। गांधी के अनुसार सामाजिक प्रगति के विचार में सामाजिक पक्ष के साथ साथ नैतिक व आर्थिक पक्ष का भी समन्वय है। यहाँ नैतिक पक्ष से अभिप्राय है सत्य, अहिंसा, आत्मा का शासन, प्रेम आदि। सामाजिक पक्ष से आशय लिंग समानता, सांप्रदायिक सद्भाव, छुआछूत की समाप्ति आदि, जबकि आर्थिक पक्ष का आशय है सामाजिक जीवन के संचालन हेतु कुटीर एवं लघु उद्योगों का विस्तारण, विकेंद्रीकरण, आर्थिक न्याय हेतु ट्रस्टीशिप की अवधारणा इत्यादि। इस प्रकार गांधी के अनुसार सामाजिक प्रगति एक समग्र कल्पना है जो व्यक्ति के जीवन के अन्य पक्षों से भी संबंधित है। अमर्त्य सेन का विचार प्रख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के अनुसार विकास जीवन की गुणवत्ता में सुधार तथा मनुष्य की स्वतंत्रता में वृद्धि ही यहाँ स्वतंत्रता को विकास की कसौटी वृद्धि है। प्रख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के अनुसार विकास जीवन की गुणवत्ता में सुधार तथा मनुष्य की स्वतंत्रता में वृद्धि है। यहाँ स्वतंत्रता को विकास की कसौटी माना गया है और इस क्रम में स्वतंत्रता के संरक्षण एवं प्रोत्साहन पर विशेष बल दिया गया है। अमर्त्य सेन के अनुसार स्वतंत्रता न केवल विकास का अंतिम लक्ष्य है बल्कि वही विकास का प्रमुख साधन या माध्यम भी है। इस प्रकार यहाँ विकास के साधन एवं साध्य दोनों रूपों में स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार यहाँ स्वतंत्रता के 2 रूप दिखाई देते हैं। नंबर 1 साधनकारी स्वतंत्रता, नंबर 2 सारभूत स्वतंत्रता। साधनकारी स्वतंत्रता लोगों को मनोवांछित जीवन यापन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मदद करता है। यहाँ इस साधन रूपी स्वतंत्रता को हम 2 रूपों में देख सकते हैं। नंबर 1 नकारात्मक रूप, नंबर 2 सकारात्मक रूप। नकारात्मक रूप में हम इसका आशय स्वातंत्र्य विहीनता, अन अन अनफ्रीडम के मूल कारणों का निराकरण करना है। इसके अंतर्गत गरीबी एवं दमन, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था का अभाव, सार्वजनिक सुविधाओं की अनदेखी इत्यादि का निराकरण किया जाता है। भावात्मक रूप में इसका आशय कुछ विशेष प्रकार की स्वतंत्रताओं एवं अवसरों की उपलब्धि से है। इस संदर्भ में 5 स्वतंत्रताएं महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 राजनीतिक स्वतंत्रता। लोगों को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि उनके ऊपर कौन है और किस प्रकार से शासन करेगा। इसके अंतर्गत मतदान, निर्वाचित होने, आलोचना एवं समीक्षा करने का अधिकार सम्मिलित है। नंबर 2 आर्थिक सुविधाएं। यहाँ इसका आशय उपभोग, उत्पादन एवं विनिमय के आर्थिक संसाधनों के प्रयोग के अवसर एवं अधिकारों से है। नंबर 3 सामाजिक सुअवसर। समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा आदि की मूलभूत सुविधाओं का होना आवश्यक है। नंबर 4 पारदर्शिता की उपस्थिति। यह भ्रष्टाचार निरोध, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, हेराफेरी आदि को रोकने में सहायक है। नंबर 5 सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था। गरीबी, अकाल, बेरोजगारी इत्यादि की स्थिति में संरक्षणात्मक व्यवस्था का होना आवश्यक है ताकि लोगों को भूख, अकाल, मृत्यु इत्यादि से बचाया जा सके। ये साधन रूपी स्वतंत्रताएं व्यक्ति की क्षमताओं को बढ़ाते हैं और परस्पर एक दूसरे को भी मजबूती प्रदान करते हैं।
इस प्रकार यहाँ अधिकारों एवं अवसरों के माध्यम से मानवीय जीवन की गुणवत्ता में सुधार की बात की गई है। ऐसा होने पर सारभूत स्वतंत्रता साकारित होने लगती है। सारभूत स्वतंत्रता उस जीवन पद्धति का चयन कर पाने की क्षमता का होना है जिसे व्यक्ति मूल्यवान मानता है। भारतीय दर्शन में स्थिति सामाजिक प्रगति की अवधारणा को हम वैशेषिक दर्शन के धर्म में देख सकते हैं। यहाँ धर्म के संदर्भ में कहा गया है कि यतो अभ्युदय निःश्रेयस्य सिद्धिश्च धर्मः, अर्थात जिससे अभ्युदय अर्थात भौतिक कल्याण और निःश्रेयस अर्थात आध्यात्मिक उत्थान दोनों हों वही धर्म है। यह अवधारणा सामाजिक प्रगति के संदर्भ में भी लागू होती है। सामाजिक प्रगति के संदर्भ में हम ऐसा कह सकते हैं कि जब समाज अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अव्यवस्था से सुव्यवस्था की ओर, अशुभ से शुभ की ओर, अवैज्ञानिकता से वैज्ञानिकता की ओर बढ़े, तो फिर उसे सामाजिक प्रगति की संज्ञा दे सकते हैं। यहाँ वेदों में ये कहा गया है कि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। धन्यवाद।